और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पायलट साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाह रहे हैं, आप राजस्थान देख रहे हैं, कि अभी लॉकडाउन की क्या स्थिति लग रही है आपको? कब तक ये जारी रहता हुआ लग रहा है? कब तक आपको लग रहा है ये जारी रखना जरूरी है? अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन के लिए अभी एक हफ्ता और बचा है जी। और आज हम लोगों को सारा ध्यान फोकस करना चाहिए इस वायरस को कंटेन करने पे। हम कयास लगाएं और स्पेकुलेट करें, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। सही समय पर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब भी लॉकडाउन खोला जाए एक स्टैगर्ड वे में खोला जाए, स्टेजेस में खोला जाए, क्योंकि अब तक की जो मेहनत हमारी है वो सब उसमें पानी फिर जाएगा अगर पूरा मूवमेंट हम लोग खोल देंगे जिलों का और प्रदेशों का। तो बहुत सोच समझ के, बड़ी गंभीरता से, बहुत एक मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आर्थिक तंगी बहुत है और जो सबसे गरीब तबका है, मजदूर है, भूमिहीन किसान है, उन लोगों के लिए 2 जून की रोटी पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसका हमें संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट देखी जाए या हम लॉकडाउन खोलने के बाद वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे तो कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अभी संख्या बढ़ रही है। 1 अप्रैल को जो कोरोना वायरस का आंकड़ा था पूरे देश में, उसमें लगभग 4 गुना इजाफा हो गया है 7 दिन के अंदर अंदर। तो हमें बहुत ही इसको कंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जिन जिलों में लगाया हुआ है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन वेट करना चाहिए 15 तारीख तक कि आगे क्या करना है। लेकिन सभी राज्यों से सलाह करके, विशेषज्ञों से, मेडिकल प्रोफेशनल लोगों से, साइंटिस्ट से, सबसे बात करने के बाद एक सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए और स्टैगर्ड वे में इसको खोला जाना चाहिए। तो ये जैसे बार बार बात हो रही है, तो बात हो रही है भीलवाड़ा मॉडल की। अब भीलवाड़ा मॉडल से राजस्थान ने क्या सीखा और देश को क्या सीखना है? भीलवाड़ा में जो पहला पेशेंट आया था वो एक डॉक्टर थे और उनके माध्यम से पैरामेडिक्स में, नर्सेज में और मरीजों में ये संक्रमण फैला। हाँ। और जब पहली बार कर्फ्यू लगाया गया था तो इतना कामयाब नहीं हुआ था उस समय, लेकिन उसके बाद जब संख्या बढ़ी तो एक तरह से सुपर कर्फ्यू लगाया गया और वहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज को देने वाले भी लोग थे, जो एनजीओ थे या पत्रकार थे, उन सबको वहां पे मूवमेंट 0 कर दिया गया। कोई व्हीकलर मूवमेंट नहीं हुआ, सबको घरों में रखा गया और 3-3 बार स्क्रीनिंग करी गई पूरे शहर की। लगभग 28 लाख लोगों का स्क्रीनिंग पूरे जिले में किया और एक कंप्लीट शटडाउन जो हुआ उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाया। हमें लगता है कि उससे, और फिर लोगों ने उसमें सहयोग दिया। कोई भी कर्फ्यू तभी कामयाब होता है जब जन सहयोग उसको मिलता है। तो लोगों ने पूरी तरह अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया और लोगों को ट्रीट करने के बाद अधिकांश जो लोग पॉजिटिव थे आज वो कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। इसलिए वो एक सफल रहा। लेकिन अभी भी हम लोगों को अपना ध्यान कम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके सिम्टम्स लगभग 2 हफ्ते बाद तक भी आ सकते हैं। तो इसको लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत पैनी निगाह रखी हुई है और लगभग 38 जगहों पर राजस्थान में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन जहां भी कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके 2 किलोमीटर के आसपास कर्फ्यू लगाया जाता है ताकि मूवमेंट बंद हो जाए। क्योंकि ये जब एक बार फैल गया और भगवान न करे 4th स्टेज में चला गया तो इसको उस समय काबू पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये लोग कैसे समझें कि कर्फ्यू क्या है और सुपर कर्फ्यू क्या है जो आप कह रहे हैं? एक कर्फ्यू में कुछ पासेस बन जाते हैं, कुछ लोगों को मूवमेंट के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन जब कंप्लीट और रूटलेस लॉकडाउन जब होता है तब उसमें इवन जो दूध, सब्जी, खाने पीने की चीजें हैं उनको भी पुलिस प्रशासन लोगों तक लेके जाता है। किसी को परमिशन नहीं दी जाती बाहर जाने की। अच्छा। क्योंकि इसमें अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसमें अगर लापरवाही बढ़ती तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल बाहर घूम गया तो वो न जाने सैकड़ों लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। इसमें बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि इस चुनौती का सामना, कठोर और निर्णायक कदम अगर हम नहीं उठाएंगे तो चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। जो हुआ है अमेरिका में आज जो हो रहा है, अमेरिका की गलती हम लोग ना करें। जो यूरोप में आज हो रहा है, इतने अमीर देश हैं, संसाधन, मेडिकल उपकरण इतने उनके पास, फिर भी वो लोग आज जूझ रहे हैं इस महामारी से। इसलिए हम लोगों को तो बहुत सतर्कतापूर्ण कार्य करना पड़ेगा और अलग अलग राज्यों में। और मैं मानता हूं कि अगर कहीं सक्सेस है उसको रेप्लिकेट करें, कहीं अगर फेलियर भी है तो उसका भी संज्ञान लें, क्योंकि वी मस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो हम लोग उसको रिपीट ना करें। इसलिए आपस में संवाद और चर्चा लगातार होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों की, केंद्र सरकार की, विशेषज्ञों की, क्योंकि एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते आएंगे और आने वाला जो समय है 8-10 दिन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो वो ये चर्चा ये राज्यों के बीच, केंद्र के साथ और सबकी आपस में हो रही है? हो रही है। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है या स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस आए उनको पूरी तरह हम लोगों ने फॉलो किया। हम लोगों के जो लर्निंग्स हैं भीलवाड़ा को लेकर या बाकी जगहों को लेकर, वो हम लगातार शेयर कर रहे हैं, सब लोगों से साझा भी कर रहे हैं। क्योंकि ये देश
ये बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसमें सब लोग, हम सब एट अ ह्यूमन लेवल हमें इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम देखें उत्तर भारतीय कौन है, दक्षिण भारतीय कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, का कोई मतलब नहीं है। ये वायरस जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, अमीर में, गरीब में, कोले में, काले में, गोरे में, सिख में, ईसाई में, ये कहीं भी फैल सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए है और भारतवर्ष में हम लोगों को एकजुटता के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। ये तेरा मेरा छोड़कर, राजनीति और सत्ता और विपक्ष की बातें छोड़कर हम लोगों को इसको कैसे टैकल करें, हमारी पीढ़ी के लिए मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने है। तो ये और इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। नहीं, तो ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा, क्या ग्राउंड लेवल पे ऐसा हो रहा है, क्या राजनीति और विपक्ष की बातें और सत्ता पक्ष की बातें ये हो रही हैं क्या? मैं ऐसा मानता हूँ हो रहा है। हो सकता है कि लोगों की सोच अलग हो, लेकिन मोटे तौर पर जनता आज उम्मीद करती है राजनेताओं से कि आप हम लोगों को लीडरशिप दिखाइए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जब चुनाव आएंगे तब हम अपनी बात लोग कर लेंगे, लेकिन आज जो लोग हम लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, आज हमारा दायित्व है कि बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, जो देश समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, उसको करना पड़ेगा और निसंकोच भाव से करना पड़ेगा और सच्चे मन से करना पड़ेगा। ये आज जनता हमसे उम्मीद करती है और मुझे लगता है कि हम अधिकांश लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं और कामयाब भी होंगे। एक आर्थिक सवाल भी है, जैसा जिसका आपने शुरू में जिक्र किया कि हाँ ये बीमारी जो है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन एक आर्थिक सवाल भी है। जैसे राज्य सरकार, अब राज्य सरकार के रेवेन्यूज में ज़रूर प्रेशर आया होगा और सभी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की भी, तो अभी तनख्वाहें देनी है राज्यों के विभागों की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो राज्य सरकार में निर्भर हैं, वो सब कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है किशोर जी, क्योंकि हिंदुस्तान अलग अलग राज्यों में रहता है, कोई एक शहर में नहीं रहता है। और नई दिल्ली तो केंद्र सरकार का यहाँ से चलती है, लेकिन लोग प्रांतों में रहते हैं। इसलिए जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको बेयर करने के लिए मैंने सुझाव भी दिया है कि केंद्र सरकार को अनुपात के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट, जहां जिस राज्य में जितना संक्रमण फैला है या फैल सकता है, उसके अनुपात में लोगों को एक विशेष आर्थिक पैकेज देना चाहिए। आप बात कर रहे हैं पेंशन, तनख्वाह की, मैं तो उनके लिए चिंता करता हूँ जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास दूध की रोटी नहीं है, उन लोगों जो रोज कमा के खाते हैं, उन लोगों तक अनाज और खाने की सामग्री पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए जो सबसे कमजोर तबका इस देश में है उनकी चिंता पहले करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार को स्टेट स्पेसिफिक पैकेजेस देने चाहिए, क्योंकि इसका मुकाबला करने के लिए आप वेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, वो सब अलग हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की जो इकोनॉमिक लॉकडाउन के कारण लोगों में जो आर्थिक तंगी फैली है, सबसे गरीब तबका है, 83% इस देश में जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। उन लोगों को तो रोज कमा के खाते हैं, उनके बच्चे परिवारों को पालने के लिए हमें क्या करना है? हमारी पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। माइग्रेंट लेबर है, लैंडलेस लेबरर है, दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, रिक्शा खींचता है, ठेला लगाता है, उन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारी पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। और जो कर्मचारी हैं, समझ लीजिए, एक तो अपने राज्य सरकारों के या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात की कि वो तो चलो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तरीका निकाला जा सकता है उनके लिए। अब जो निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो भी उनके अंदर अपनी अलग चिंताएं हैं, क्योंकि और निजी क्षेत्र के जो काम चलाने वाले लोग हैं, कारोबारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा ही धंधा नहीं है, हमारा ही धंधा डूब जाएगा या हमारा ही धंधा नहीं हो रहा है, तो हम आगे तनख्वाहें कैसे देंगे? जबकि सरकार की तरफ से प्रेशर है कि उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप आगे जरूर दीजिए। देखिए, ये इस चर्चा की कोई अंत नहीं है, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद है, दुकान बंद है या बिजनेस ठप है, तो स्वाभाविक रूप से जो मालिक है उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या उसका नुकसान और उसकी जरूरत उस व्यक्ति से ज्यादा है जो दिन के 200 रुपए कमा रहा है या 250 रुपए कमा रहा है और तब अपने घर में चूल्हा जलता है? तो ये हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है। और इस समय ऐसा है, इसमें कंपैशन और ह्यूमैनिटी के लेवल पर हमें एज अ ह्यूमन कॉज काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को दिक्कत है, आज किसको परेशानी नहीं होगी, लेकिन ज्यादा पीड़ित कौन है? आज जो बिल्कुल लचर है, जो गरीब है, दबा कुचला है, वो व्यक्ति जीने के लिए तरस रहा है। आज उसके लिए हमें दानदाताओं को, सरकार को, समाज के सामने आना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों के लिए करनी पड़ेगी जो इस देश में सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही है। पहले उनका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और फिर स्वाभाविक रूप से जब अर्थव्यवस्था दोबारा चालू होगी तो सब लोग इसमें धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करके आगे आएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा अभी भी फोकस ज्यादातर शहरों पर है, और चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, लेकिन गाँव के अंदर लोगों को सचेत करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के अंदर हमने बहुत शुरू में पहल कर दी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल बिहेवियर को बदलना थोड़ी चुनौती होता है, वहाँ पे संसाधन भी कम है, वहाँ के अस्पताल और क्लिनिक्स
शहरों से भी कमजोर स्थिति में हैं, तो वहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और उदाहरण के तौर पर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो स्प्रे करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, ये हमने मैंडेट किया राजस्थान के अंदर। और मुझे बताते हुए खुशी है किशोर की 46,000 गांव राजस्थान में हैं, उनमें से 38,000 गांवों के अंदर हम लोगों ने स्प्रे करवाया है, ताकि लोगों को लगे कि हमारे गांव में भी हम लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारें कुछ कर रही हैं। हर ग्राम पंचायत को हम लोगों ने 50,000 रुपए दिए हैं सैनिटाइजर और मास्क खरीदने के लिए, ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग खत्म हो और गाँव के लोग शहर ना भागें सैनिटाइजर और मास्क लेने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र को भी हम लोगों को उस व्यू में देखना पड़ेगा और वहां पर लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरा सम्मान किया जाए। आखिरी सवाल सचिन जी, ये कई राज्यों से ये बात आ रही है कि तबलीगी जमात जो है उसके लोग अब भी कई सामने नहीं आ रहे हैं जो वहां गए थे। अब वो उनका ही नुकसान है इसमें नहीं सामने आना, और बाकी लोगों का तो है ही। तो उस सवाल से कैसे जूझ रही है सरकार? मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के बीमारी को छुपा रहा है या स्क्रीनिंग नहीं करा रहा है तो पूरे देश के लिए खतरा है। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो यहाँ जो प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था, ये परमिशन किसने दी इसकी और कौन जिम्मेदार था? इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अथॉरिटीज को मालूम नहीं होगा। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे अलाउ किया गया, और जो लोग संक्रमित हैं अगर आज वो छुप रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति राजस्थान में ऐसे मामले आ रहे हैं सामने कि पता हो लोग छुपे हुए हैं, आए हुए हैं? नहीं, जो भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली गए थे इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन सबको मैप कर रहे हैं और लोगों को सामने भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन कोई अगर वॉलंटरी इस बात को छुपा रहा है तो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ गलत काम कर रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई। और कोई भी व्यक्ति ये अगर डॉक्टर और नर्स को इसका इलाज करने, उसको टेस्ट करने जा रहे हैं तो वो तो अपनी जान हथेली पे रखकर मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो मैं समझता हूँ सरकारों को, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जाति धर्म की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख, ये देश में जो लोग जानबूझ के बीमारी को छुपा रहे हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा लग गया टेस्टिंग कराने के ऊपर। और इसमें कोरोना वायरस का जो डेथ रेट है 2% है, अधिकांश लोग इसमें स्वस्थ होकर निकल रहे हैं। तो ये जो स्टिग्मा लगा है, इस पे भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को, आगे आके अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो सकता है, प्रिंस चार्ल्स को हो सकता है इंग्लैंड में, तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है वायरस। तो अपनी जांच कराएं और स्वस्थ होकर निकलकर हम वापस आ सकते हैं, ये विश्वास लोगों में पैदा करना पड़ेगा, तभी ये स्टिग्मा हटेगा टेस्टिंग कराने का। और जो लोग झेप रहे हैं, छुप रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा और सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सचिन जी। उम्मीद यही कि अच्छे दिनों में फिर बात हो।